हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं लाई हूँ आज एक कोरियन ड्रामा इट्स ओके टू नॉट बी ओके का हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फेरी टेल स्टोरी बुक द बॉय हु फेड ऑन नाइटमेयर से। बहुत समय पहले घने जंगल के अंदर एक कैसल में बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। तो एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो अपने इस कैसल को छोड़कर बाहर जाएगी और अपने लिए नए दोस्त ढूंढेगी जिनके साथ वो खेल सके। बाहर आकर वो बच्चों को गिफ्ट्स ऑफर करती है ताकि वो उनसे दोस्ती कर सके। पर वो गिफ्ट इतना वियर्ड था कि सभी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सोचती है कि वो इतनी अकेली क्यों है। तो उसे पता चलता है कि वो अकेली है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है जो अपने साथ मौत का साया लेकर चलती है। वो काफ़ी नाराज़ थी इस दुनिया के लोगों से। वो अपना मन हल्का करने के लिए एक नदी के पास जाती है और वहाँ से मछलियाँ पकड़ने लगती है। तभी उसके फिशिंग हुक में एक लड़का फंस जाता है जिसे वो मरने से बचाती है। और वो मौत का साया जो हमेशा उसके साथ रहता था सडनली गायब हो जाता है। उसकी जगह अब वो लड़का हमेशा उसे फॉलो करता रहता, चाहे वो दिन हो या फिर रात, चाहे वो खुले मैदान में हो या पहाड़ों पर, हमेशा उसे फॉलो करता। तो एक दिन वो लड़की उस लड़के से पूछती है, हे क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो वो लड़का बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तो इस पे वो लड़की एक तितली को दो टुकड़े में फाड़ते हुए कहती है, इसे देखने के बाद भी। तो वो लड़का देखता है कि वहाँ बहुत सारी तितलियों के टुकड़े ज़मीन पर पड़े हुए हैं, जिसे देख वो काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो लड़की फिर से अकेली पड़ गई और वो मौत का साया वापस आ गया और धीरे से बोला, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो, इसे कभी मत भूलना, समझी। तो इसके रिप्लाई में हमारी लीड एक्ट्रेस को मून योंग कहती है, हाँ माँ। इसके नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा के लीड एक्टर मून गांग ते को देखते हैं जो एक ऑफिस में एक आदमी के साथ होता है। और वो आदमी गुस्से में उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारा भाई बीच में तमाशा करने लग जाता है, अगर कोई डेंजरस टूल उसके हाथ लग जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और ये बस आज का नहीं है, उसे रोकने का कोई मतलब भी नहीं है, हम उसे नहीं संभाल सकते। बाहर खड़ा मून सांगते उसकी बातें सुन रहा होता है जो मेंटली अनस्टेबल है और खुद में ही बड़बड़ाता जा रहा था। वो अपने भाई गैंगते का फेस एक्सप्रेशन रीड कर रहा होता है। उसका मानना था कि फेस एक्सप्रेशन आपके इमोशन को शो करता है और उसे गैंगते का फेस एक्सप्रेशन गुस्से की ओर इशारा कर रहा था। पर रूम से बाहर आकर गैंगते अपने भाई से प्यार से कहता है, भाई आपको भूख नहीं लगी क्या। इसके बाद दोनों बातें करते हुए रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम मून योंग को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। तभी वहाँ एक लेडी और उसकी बेटी आती है। वो लेडी उससे कहती है, क्या आप ऑथर को मून योंग हैं। जिस पे वो हाँ में जवाब देती है। फिर वो लेडी कहती है, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, क्या आप हमें अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं। ऐसा कहते हुए वो अपनी डायरी मून योंग को देती है। तो मून योंग उस पर साइन करने लगती है। तो वो लेडी अपनी बेटी से कहती है, ये सामने से भी खूबसूरत है ना। तो इस पे उसकी बेटी बोलती है, हाँ बिल्कुल, किसी फेरी टेल के प्रिंसेस की तरह। इस बात को सुन मोनियोंग पूछती है, ऐसा क्यों। तो इस पे वो बोलती है, क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। मेरी माँ मुझे हमेशा प्रिंसेस बुलाती है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। इसे सुन मोनियोंग उस लेडी से कहती है, मैम फ़ोटो लेना कैसा रहेगा। जिसे सुन वो लेडी बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी को मून योंग के पास भेजती है फ़ोटो लेने के लिए। फिर मून योंग उसे अपनी गोद में बिठाकर उसे कान में कहती है, तुम मेरी फ़ैन नहीं हो, है ना। मेरी सभी फेरी टेल्स में विचेस ही हमेशा सबसे खूबसूरत होती हैं। तुमसे किसने कहा कि प्रिंसेस काइंड और प्रिटी होती हैं। क्या तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा। अगर तुम्हें सच में प्रिटी बनना है तो उनसे बोलो, माँ मैं एक प्रिटी विच बनना चाहती हूँ। जिसे सुन वो बच्ची रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। उसकी माँ भी उसके पीछे जाती है। तभी वहाँ मोनियों का मैनेजर मिस्टर ली आते हैं। वो बोलते हैं, क्या उस बच्ची को तुमने रुलाया। तो वो बोलती है, नहीं, मैंने बस उसका मिसकंसेप्शन क्लियर किया है। जिस पे वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं पर मोनियों के आंखें दिखाने पे बात बदल देते हैं। तभी मिस्टर ली को साइकेट्रिक हॉस्पिटल से कॉल आता है जिसे वो ये कहते हुए काट देते हैं, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी बहुत रिच हूँ। फिर मिस्टर ली बोलते हैं, चलो चलते हैं, हमारे पास 2 घंटे हैं, तुम ब्यूटी सैलून होकर आ जाओ। इस पे मुनियों कहती है, मुझे वहाँ क्यों जाना है। तो मिस्टर ली कहते हैं, हे तुम ऐसे चिल्ड्रंस वार्ड में नहीं जा सकती, तुम वहाँ बच्चों को होप देने जा रही हो, ना कि डराने।
तुम वहाँ अपनी बुक रीड करने जा रही हो। इस पे मोनयोंग टेबल पे रखी नाइफ उठाकर प्लेट पे घिसने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है ये रेस्टोरेंट मुझे क्यों पसंद है? तो मिस्टर ली कहते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। तो वो कहती है, नहीं, यहाँ की नाइफ्स बहुत अमेजिंग है। ये कहते हुए वो अपने फिंगर पे एक हल्का सा कट लगाती है और कहती है, देखो कितना प्रीटी है, मुझे ये चाहिए। ये कहते हुए वो नाइफ को अपने बैग में रखती है और बाहर निकल जाती है और मिस्टर ली पीछे से उसका पेमेंट कर बाहर आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम गैंगटे को देखते हैं, जहाँ वो एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में केयर गिवर का काम करता है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट पागलों की तरह बहुत सारा खाना खा रही होती है, तो गैंगटे उसके पास जाता है। तो वो बोलती है, हनी, मुझे बहुत भूख लगी है। इस पे गैंगटे कहता है, फिर भी अगर तुम इतनी जल्दी जल्दी खाना खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे टाइम लेकर खाओ। पर उसका पेट सच में खराब हो जाता है और वो उसके ऊपर ही उल्टी कर देती है। फिर भी गैंगटे कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और प्यार से उस पेशेंट को संभालता है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में एक आदमी को देखते हैं, जिसे नर्सेज संभाल रहे होते हैं। वो अपनी बेटी को मारने के बाद खुद को मारना चाहता था, बट फॉर्चुनेटली उसकी बेटी बच गई और चाइल्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में काउंसलिंग ले रही होती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं, जो कार में ही मून योंग को आज का रूटीन बता रहे होते हैं। इस पे मिस्टर ली कहते हैं, पता नहीं मैं सेक्रेटरी हूँ या पब्लिशिंग कंपनी का सीईओ। इस पे उसकी असिस्टेंट स्योंगजे बोलती है कि मुझे भी यहाँ एज एन आर्ट डायरेक्टर हायर किया गया था, मुझे पता नहीं था कि आपकी मीनियन की तरह मुझे काम करना पड़ेगा। तो मिस्टर ली बोलते हैं, तुमने ही तो इंटरव्यू में कहा था कि यू विल डू एनीथिंग। तो इस पे स्योंगजे कहती है, वेल, मुझे पता नहीं था कि आप मुझसे गधा मजदूरी करवाएंगे। तभी मिस्टर ली के पास साइकेट्रिक हॉस्पिटल से फिर से कॉल आता है, जिसे देख असिस्टेंट स्योंगजे बोलती है, क्या आप साइकेट्रिक हॉस्पिटल से काउंसलिंग ले रहे हो? फिर वो खुश होते हुए कहती है, आपने बहुत सही किया। पीछे से मून योंग मिस्टर ली को कहती है, फ़ोन उठाओ और स्पीकर पे रखो। कॉल में एक नर्स बोलती है कि मैं ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल से नर्स जूरी बोल रही हूँ। आप पे रीच कर पाना बहुत मुश्किल है। हमने आपको बताया था कि मिस्टर को दे होन की सर्जरी डेट फिक्स कर दी गई है, तो हमें कब तक गार्जियन के कंसेंट का वेट करना पड़ेगा। आप हमारे कॉल को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो वही बात हो गई जैसे आप पेशेंट को मार रहे हो। इस पे मोनियोंग कहती है कि को दे होन मेरे लिए ऑलरेडी मर चुके हैं, तुम उसे वापस जिंदा क्यों कर रही हो? क्या तुम जीसस हो? मिस जूरी, अगर तुम इतनी ही डेस्परेट हो तो खुद आकर सिग्नेचर ले जाओ। इसके बाद नर्स जूरी कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ नर्स पार्क आती है और पेशेंट के रिपोर्ट को देखते हुए कहती है, ये तो वही पेशेंट है ना जिसके गार्जियन ना कॉल उठाते हैं और ना ही कभी पेशेंट को विजिट करते हैं। मतलब साफ है वो उन्हें नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो पेशेंट के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गार्जियन से मिलें। इसके नेक्स्ट सीन में हम सैंगते को ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं। तभी गैंगते का कॉल आता है और अपने भाई से पूछता है, क्या आपने खाना खाया? जिस पे सैंगते कहता है, हाँ, और अभी मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। तो गैंगते कहता है, क्या आप फिर से उसी औरत को ड्रॉ कर रहे हो? तो सैंगते कहता है, वो औरत नहीं, उसका नाम को मून योंग है और मैं उसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गैंगते बोलता है, भाई वो आज हमारे हॉस्पिटल आ रही है, वो यहाँ बच्चों को स्टोरीज रीड करके सुनाने वाली है। जिसे सुन सैंगते अपनी ड्राइंग छोड़ हॉस्पिटल आने लगता है, पर गैंगते उसे समझाता है और रोक लेता है और प्रॉमिस करते हुए कहता है कि मैं आपको उसका ऑटोग्राफ ला के दूंगा। नेक्स्ट सीन में इवेंट के लिए स्टेज प्रिपेयर किया जा रहा था। वहाँ हम मिस्टर ली को देखते हैं, जो कहते हैं, मैं उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुप था। उसे बाद में कन्विंस कर मैं उसे वहाँ ले जाता, पर सब गड़बड़ हो गया। इस पे असिस्टेंट स्योंगजे बोलती है, मिस को अपने डैड से इतनी नफरत क्यों है? तो मिस्टर ली बोलते हैं, वो सबसे नफरत करती है सिवाय खुद से। वो ऐसे ही बॉर्न हुई है, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुप रहो। इसके नेक्स्ट सीन में मोनियोंग को देखते हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर फूलों की पंखुड़ियाँ तोड़ रही होती हैं और स्मोक कर रही होती है। तभी वहाँ गैंगते आता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप इसे फेंक सकती हैं? आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकती। तो मोनियोंग कहती है, क्या तुम्हें डेस्टिनी पर यकीन है? क्या फ़र्क पड़ता है?
अगर तुम्हें किसी की ज़रूरत हो और वो तुम्हारे सामने आ जाए, उसे ही डेस्टिनी कहते हैं। ऐसा कहते हुए वो अपनी सिगरेट गैंगटे के कप में फेंक देती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम मोनियोंग को द बॉय हु फेड ऑन नाइट्समेयर बुक रीड करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ वही फादर आ जाते हैं अपनी बेटी को ढूंढते हुए, जिसे मारकर वो खुद भी मरना चाहते थे। तभी वहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ भी आ जाते हैं और सबको बाहर निकालने लगते हैं ताकि उस पेशेंट को पकड़ सके। पर वो फादर अपनी बेटी को लेकर एक खाली कमरे में चला जाता है। वो बच्ची बहुत डर रही होती है और अपने डैड से कहती है, डैड मुझे नहीं मरना। पर उसके डैड उसे बोलते हैं, तुम यहाँ अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगी, तो चलो साथ में मर जाते हैं। उनकी ये बातें बाहर खड़ी मोनियोंग भी सुन रही होती है। फिर वो उसके पास आकर बोलती है, क्या बकवास है, तुम जैसे घटिया इंसान को देखे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तुम खुद अपनी लाइफ जी नहीं पा रहे हो और अकेले मरने की हिम्मत भी नहीं है, इसलिए पहले इस बच्ची को मार रास्ता साफ कर रहे हो। लूज़र मत बनो और अपनी जान अकेले लो। उसकी ये बात सुन वो फादर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने आता है, पर मोनियोंग उसे एक पंच मारती है जिससे उसके बैग से नाइफ नीचे गिर जाती है। वो फादर और गुस्सा हो जाता है और मोनियोंग का गला दबाने लगता है। दोनों के बीच लड़ाई होती देख बच्ची बाहर हेल्प मांगने भाग जाती है। इधर मोनियोंग को उस आदमी में अपने डैड नजर आने लगते हैं, जो बचपन में ठीक इसी तरीके से उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। मोनियोंग अनकॉन्शियस होने वाली होती है, तभी गैंगते उसे बचा लेता है। फिर मोनियोंग जमीन से नाइफ उठाकर उस फादर पे हमला करती है, पर गैंगते नाइफ को पकड़ लेता है जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। फिर वो उसे कहता है, नाइफ छोड़ दो, वो पेशेंट है। तो मोनियोंग कहती है, नहीं ये पेशेंट नहीं बल्कि एक जंगली जानवर है। वो पेशेंट ये बोलते हुए वहाँ से भाग जाता है कि ये पागल है, ये लड़की पूरी पागल है। मुनियोंग गैंगते के हाथों में रुमाल बांधते हुए कहती है, तुम्हें पता है दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मर जाना चाहिए, जिन्हें कुछ सन की सीक्रेटली हमारे लिए मार भी देते हैं, जिसकी वजह से हम पीसफुली रातों को सो पाते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन सी हूँ? जिस पे गैंगते कहता है, तुम एक क्लूलेस सन की हो। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का डॉक्टर गैंगते को बोल रहा होता है कि जिस पेशेंट को आइसोलेशन में होना चाहिए था वो इवेंट में जाकर उसे बर्बाद कर दिया। सभी गार्जियंस कंप्लेन कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इस पे गैंगते कहता है, तो क्या इसे आप मुझे लेने बोल रहे हो? तो डायरेक्टर बोलता है, तुम नए हो और पिछले 10 सालों में 15 हॉस्पिटल्स चेंज कर चुके हो, इसे भी तुम जल्द ही छोड़ ही देते, तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और हॉस्पिटल छोड़ दो। ऐसा कहकर वो उसे जॉब से निकाल देते हैं। इधर मिस्टर ली अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलते हैं कि उस लड़के का पता लगाओ जिसे मोनियोंग ने हर्ट किया है। उसे ब्राइब देकर उसका मुंह बंद करवाना पड़ेगा ताकि मीडिया तक ये बात ना पहुंचे। इधर नर्स जूरी मोनियोंग के पास आती है उसके सिग्नेचर लेने के लिए, तो हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन में सेम स्कूल जाया करती थी। नर्स जूरी पेपर निकालते हुए साइन करने को बोलती है, तो मोनियोंग कहती है, तुम 3 घंटे ट्रैवल करके इस स्टूपिड से पेपर वर्क के लिए आई हो, तुम अपने काम काफ़ी मेहनती हो। जिस पे जूरी कहती है, हम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम करते हैं, पेशेंट की सर्जरी के लिए ये सब हमें करना पड़ता है, और तुम्हारे डैड। उसके बाद बीच में काटते हुए मोनियोंग कहती है, वो मर चुके हैं, मैंने बताया था ना, मैं अनाथ हूँ। जिस पे जूरी कहती है, पर तुम्हारी माँ तो जिंदा है। तो मोनियोंग कहती है, मैंने उनकी डेथ की रजिस्ट्री बहुत पहले ही करवा ली थी। तुम्हें पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? मेरे डैड की आत्मा मर चुकी है, पर वो फिज़िकली अलाइव हैं, किसी जॉम्बी की तरह। और रही बात मेरी मॉम की, तो वो फिज़िकली कब का मर चुकी, पर उनकी आत्मा अभी भी जिंदा है। तो तुम्हें क्या लगता है सच में कौन डेड है? तो जूरी कहती है, मिस्टर को देवान बिना सर्जरी के क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनकी सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है। जिस पे मोनियो कहती है, हे लोगों को लगेगा तुम उनकी बेटी हो। अरे हाँ, हम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम उनकी बेटी बन जाओ और मैं तुम्हारी माँ की बेटी बन जाती हूँ, तो मैं ये पेपर साइन कर दूँगी, क्या कहती हो? मोनियंग पेपर साइन करते हुए कहती है, तुम्हारी माँ अच्छा खाना बनाती है, क्या मैं वहाँ पुराने दिनों की तरह खाना खाने आ सकती हूँ? इस पे जूरी कुछ भी नहीं कहती।
तो मोन्योंग कहती है तुम्हें तो जोक्स भी समझ नहीं आते। इधर गांगते अपने फ्रेंड जीसू के साथ घर लौट रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसने तो ऑटोग्राफ लिया ही नहीं। तो वो अपने फ्रेंड से मोन्योंग के साइन की नकल करवा लेता है और सांगते के पास जाता है, पर सांगते तुरंत पहचान जाता है कि ये फेक है और अपने भाई से गुस्सा हो जाता है कि उसने उससे झूठ बोला। इधर गांगते के फ़ोन में मिस्टर ली का मैसेज आता है जिसमें वो आज के इंसिडेंट को लेकर माफ़ी मांग रहे होते हैं और उससे मिलने की बात करते हैं। इधर मोन्योंग गांगते के बारे में सोच रही होती है कि उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं और स्माइल करती है। साथ ही गांगते भी उसे याद करते हुए उसकी लिखी बुक द बॉय फेड ऑन नाइटमेयर पढ़ने लगता है। वो लड़का फिर से एक डरावनी नाइटमेयर से जाग गया। बुरी यादें जिसे वो भूलना चाहता था, वो हर रात उसे नाइटमेयर के रूप में आने लगी और उसे लगातार डराती रही। साल बीते और वो लड़का बड़ा हो गया। अब उसे नाइटमेयर्स नहीं आते थे, पर एक स्ट्रेंज रीजन की वजह से वो कभी हैप्पी नहीं रह सका। एक रात जब आसमान में चांद पूरा खूनी लाल था, तो वो विच फिर से दिखाई दी, उससे वो चीज़ लेने जो उसने उसकी विश पूरी करने पे प्रॉमिस की थी। पर वो उससे गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मेरी सभी बुरी यादें तो चली गई, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तभी वो विच उसकी आत्मा ले ली जो उसने प्रॉमिस किया था और उससे बोली, पुरानी डरावनी यादें, गहरी पछतावे की यादें, दूसरों को हर्ट करने और खुद को हर्ट करने की यादें, अकेले रह जाने की यादें, केवल वही यादें दिल में रह जाती हैं जो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो तुम्हारी खुशियाँ ले जाती हैं। तभी गैंगते अपने भाई को देखता है जो सही से सो नहीं पा रहा था। इधर हम उस बच्ची को देखते हैं वही बुक पढ़ते हुए जिसे मोन्योंग ने दिया था। उस पे मैसेज लिखा था, आज का दिन कभी मत भूलना। तभी एक नर्स उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। जिस पे वो बच्ची कहती है, मेरे डैड कहाँ हैं, क्या पुलिस उन्हें ले जाएगी, क्या उन्हें पागल खाने में लॉक कर दिया जाएगा। जिस पे वो नर्स कहती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वो तुम्हें फिर से हर्ट करेंगे, तो टेंशन मत लो, ऐसा नहीं होगा। तो वो बच्ची रोते हुए कहती है, मेरे डैड बुरे इंसान नहीं हैं, बस वो थोड़े ठीक नहीं हैं, वो मेंटली बीमार हैं, तो प्लीज़ पुलिस को उन्हें ले जाने मत दीजिएगा, मुझे अपने डैड के साथ रहना है। तो नर्स उसे संभालती है। वहीं इस कहानी में मैसेज लिखा होता है, इसे कभी मत भूलना, सब कुछ याद रखना और इससे बाहर आना। अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम हमेशा वो बच्चे रहोगे जिसकी आत्मा कभी बढ़ नहीं पाई। इसे पढ़ने के बाद गैंगते बुक क्लोज करता है और सोने जाता है। तभी आधी रात में उसका भाई एक नाइटमेयर से जाग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बटरफ्लाइज, वो बटरफ्लाइज मुझे मारने आ रही हैं। तो गैंगते अपने भाई के पास आता है और उसे संभालता है कि सब ठीक है। नेक्स्ट डे हम गैंगटे को मिस्टर ली से मिलने के लिए उसके ऑफिस आए हुए देखते हैं। तभी वहाँ मोन्योंग आती है और कहती है, मुझे लगा था तुम अलग हो, पर मैं गलत थी, कितने पैसे ऑफ़र किए उसने। जिस पे गैंगटे कहता है, अगर तुम पोलाइटली बात नहीं कर सकती तो ऐसे बिहेव मत करो। तो मोन्योंग कहती है, कल मैंने तुम्हें मार ही डाला था, तो तुम क्या यहाँ अपना मुंह बंद करने के लिए पैसे लेने नहीं आए हो। तो गैंगटे कहता है, अच्छा तो तुम लोग इस तरीके से काम करते हो। तो मोन्योंग कहती है, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो क्या मेरे साथ सोना चाहते हो। तो इस पे गैंगटे कहता है, क्या ये पैसे से ज़्यादा कीमती है। तो मोन्योंग कहती है, ना तुम्हें पैसे चाहिए और ना ही तुम सोना चाहते हो, तो तुम यहाँ आई क्यों हो। इस पे गैंगटे कहता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊँगा, तुम्हारी आंखें किसी की याद दिलाती हैं। तो मोन्योंग कहती है, किसकी। तो गैंगटे कहता है, एक ऐसी लड़की जो बहुत निर्दयी और बहुत कोल्ड है, जिसकी आंखों में कोई गर्मी नहीं है। तो मोन्योंग कहती है, तब तो तुम्हें उससे डर लगता होगा। जिस पे गैंगटे कहता है, नहीं, बल्कि मैं उसे पसंद करता था। यहीं पे हमारे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है।